आपने सुना होगा कि हर काली रात की के बाद सुनहरी सुबह ज़रूर होती है। तो हर मुश्किल के बाद एक उम्मीद की किरण जगती है और उस उम्मीद की किरण को पकड़े रहना, थामे रहना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में चाहे कितना भी कैसा भी कठिन दौर आए, लेकिन आप अपनी उम्मीद को हारने मत देना। तो हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। तो कितना भी परेशान हो जाएं आप, चाहे अपने काम को लेकर, चाहे यूट्यूब में काम करते हो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या अपने सिलाई के बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कैसा भी टाइम चल रहा हो, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरी किरण ज़रूर आती है और सुबह की वो रोशनी हम लोगों को एक उम्मीद जगाती है कि आगे बढ़ना ज़िंदगी का नाम है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि 1-2 व्यूज़ आते थे, 2-4 लाइक्स आते थे। जो अपने घर में वो लोग लाइक कर देते थे, जो मेरे मायके में वो लोग लाइक कर देते थे। लेकिन ज़्यादातर मुझे मतलब बहुत महीनों तक, कम से कम 5-6 महीनों तक मेरे कोई भी ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, ना ही मेरे व्यू आ रहे थे। तो अगर आपको भी इसी तरह की टेंशन है किसी बात की, तो आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम बढ़ाकर ही मंजिल को पाया जा सकता है। कोई भी काम करें, लेकिन उसे जल्दबाजी में पूरा ना करें। आराम से, तसल्ली से उस काम को करें, चाहे वो घर का काम हो या फिर यूट्यूब का काम हो या फिर सिलाई का काम हो। जितना आप परफेक्शन से उस काम को अंजाम देंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, और उस गलती को सुधारने का भी आपको मौका मिलेगा। अगर जल्दबाजी में आपने कुछ काम कर दिया तो आपका काम बिगड़ जाता है। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई भी काम करो, लेकिन आराम आराम से, धीरे से करो। ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो नुकसान होगा। अगर आप स्लो स्लो काम करोगे, धीरे धीरे काम करोगे किसी भी काम को, तो उसमें फिनिशिंग होगी, आपको समझ आएगा, आपको नॉलेज मिलेगी कि ये काम मैंने इस तरह से किया था, आगे कैसे करना है। अगर जल्दबाजी में काम किया तो काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ में ही आपका मूड भी ख़राब होगा। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैंने सिलाई का काम कैसे स्टार्ट किया। तो चलिए एक बार फिर से बताती हूँ मैं कि मैंने सिलाई का काम कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े सिलने चालू किए। मैंने अपनी बेटी के कपड़े कपड़े सिले और आजू बाजू के लोगों को दिखाए मैंने, और उनको बताया कि मैं भी सिलाई करती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे थोड़े अपने फटे पुराने कपड़े देते थे वो लोग सिलने के लिए, ऑल्टरेशन के लिए देते थे। क्योंकि किसी को इतना भरोसा नहीं होता कि जब आप नई नई सिलाई करते हो ना, तो उन लोगों को इतना विश्वास नहीं होता कि आपको वो नए कपड़े ला के दे सकें। तो धीरे धीरे जैसे कि मैंने सिलने स्टार्ट किए और लोगों को पता चला, तो वो लोग भी अपने कपड़े लेके आते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत ही कम रेट में उन्हें सिल के कपड़े वो देती थी उनको। कभी कभी तो फ्री में भी सिलना पड़ता था, क्योंकि उनको दिखाना पड़ता था कि हाँ, मुझे आती है सिलाई। और जब आप फ्री में काम करते हो तो बहुत से लोग आते हैं आपसे वो काम करवाने के लिए। तो इसी तरह से आप भी अपना थोड़ा सिलाई का रेट कम करिए अपने आसपास के अकॉर्डिंग, कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर सिलाई चार्जेस कितने हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने सिलाई के प्राइस को कम करिए। और छोटे मोटे कपड़ों को, थोड़े बहुत जो छोटे कपड़े फटे पुराने होते हैं या अल्टरेशन के कपड़े होते हैं, उनको आप ऐसे ही फ्री में भी सिल के दे सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। मैंने तो देखो ऐसे ही किया था कि छोटे मोटे जो कपड़े आते थे उनको मैं ऑल्टरेशन भी फ्री में ही करके देती थी। किसी को अपने पर्स भी बना के, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो उनके पर्स भी वो कभी कभी बना देते थे, जो कपड़ा बचा हुआ होता था। बचे हुए कपड़े से ही मास्क बना देती थी उनके लिए, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते थे कि फ्री में ही हमें देखो छोटा सा पर्स भी मिल गया, मास्क भी मिल गया। तो इसी तरह से आप भी अपने सिलाई के बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये छोटे छोटे एफ़र्ट तो लगाने ही होंगे, तभी जाके हमारा जो बिज़नेस है वो आगे ग्रोथ करेगा। तो अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो आपके आसपास देखिए कि किसी भी एरिया में आप टेलरिंग शॉप होती है, बुटीक होते हैं,
तो उनके पास जाकर आप अपने सिले हुए कपड़े ले जाके उनको दिखा सकते हो और कि मैं ये सिल लेती हूँ। तो उन लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, वो ज़रूर देंगे। फॉल बीडिंग के लिए यानी कि फॉल लगाने का काम भी दे सकते हैं, पिको का भी काम दे सकते हैं, हुकाई करने का भी काम दे सकते हैं। बहुत काम होता है उन लोगों के पास, आपको ज़रूर कोई ना कोई काम मिलेगा। जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पर कुछ बहनें ऐसी थीं कि शाम के टाइम पर जाके वो लोग उन्होंने एक शॉप को नियुक्त किया था जहाँ पे वो लोगों को वो टेलर उन लोगों को कपड़े देता था फॉल बीडिंग के लिए और हुकाई के लिए। तो बहुत सी काफ़ी कम से कम 6-7 बहनें थीं जो शाम को रोज़ निकलती थीं और कभी-कभी तो टेलर भी अपने किसी लड़के को भेज देता था उन लोगों से कपड़े को कलेक्ट करने के लिए। तो वो लोग क्या करते थे कि कपड़े लेके आते थे, फॉल बीडिंग करते थे यानी कि फॉल पिको करते थे, हुकाई का भी काम करते थे घर में ही बैठे-बैठे। तो ऐसे आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये करना पसंद नहीं है आपको कि कपड़े सिलना पसंद नहीं है, तो आप बैग बनाना चालू करिए। बैग से भी बहुत बड़ी इनकम होती है, आपको धीरे-धीरे ऑर्डर मिलेंगे कि आपको बहुत सारे देखिए यूट्यूब पर भी सर्च करिए कि बैगों को किस तरह से बनाया जाता है। छोटे पर्स जो होते हैं, हैंड पर्स होते हैं, क्लचर होते हैं और जो बड़े-बड़े बैग होते हैं, किसी भी टाइप में अगर आपको बैग बनाने में दिलचस्पी है, तो आप किसी भी टाइप का बैग भी बनाकर सेल कर सकते हो। देखिए ब्लाउज़ बनाइए, रेडीमेड जैसे कि ब्लाउज़ होते हैं, उन्हें आप किसी भी साइज़ का एक अगर साइज़ आपको आता है तो उसी साइज़ के ब्लाउज़ बना के आप मार्केट से कपड़ा उठाइए, उसको कटिंग करके सिलिए और मार्केट में सेल कर दीजिए, क्योंकि इसकी भी डिमांड बहुत है आजकल की। ब्लाउज़ भी देखिए रेडीमेड आते हैं ना, कभी-कभी हम भी लोग लेते हैं मैचिंग के लिए कि हमारे पास भी रेडी अगर ब्लाउज़ सिला नहीं है अगर साड़ी का, तो हम रेडीमेड लेके आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप रेडीमेड ब्लाउज़ का भी बिज़नेस कर सकते हैं। मैं एक ऐसी बहन को जानती हूँ जो कि वो सिर्फ ब्लाउज़ बनाती है सेल करने के लिए, रेडीमेड ब्लाउज़ बनाती है, बाहर से कपड़े लेके आती हैं वो और उन्होंने किसी शॉप पे उन्होंने बात करके रखी है, तो हफ्ते में कम से कम 8-10 ब्लाउज़ वो बनाकर सेल कर देती हैं। तो कौन सा आइडिया आपको पसंद आया है मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।